हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी सीटेट के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिशा एकेडमी जखनिया पे। मैं मसूद सर आपके लिए सीटेट का एक नया भाग लेकर आया हूँ और इस भाग में हम लोग पाठ 8, पाठ 9 और पाठ 10 पढ़ेंगे कक्षा 5 के। कक्षा 5 वाला ही टॉपिक हम लोग का चल रहा है और उसमें हम लोग पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। जिस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर पार्ट इम्पोर्टेंट है तो पार्ट बता दूंगा, नहीं इम्पोर्टेंट है तो फिर आगे वाले पार्ट पे मैं चला जाता हूँ। तो आज का जो हम लोग का पार्ट है, पार्ट 8 मच्छरों की दावत, ये पार्ट है। और इस पार्ट में से मलेरिया रोग, चिकनगुनिया रोग और डेंगू रोगों के बारे में दिया गया है और ये भी बताया गया है कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं। इसमें फिर इस पॉइंट में जो है मच्छरों के पेट की कहानी के बारे में बताया गया है और एनीमिया रोग के बारे में बताया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मच्छरों की दावत। ठीक, आप जानते हैं कि मलेरिया रोग जो होता है वह मच्छरों के काटने से होता है। इसके अलावा चिकनगुनिया और डेंगू रोग भी मच्छरों के काटने से ही होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मच्छर अनेक प्रकार के रोगों का वाहक होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मलेरिया रोग पर। ये मलेरिया क्या होता है? तो जैसा आप सभी को मालूम है कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया में एक निश्चित समय पर बुखार आता है, देह में कपकपी होती है, कपकपी सी महसूस होती है और एक निश्चित अंतराल पर बुखार आते रहते हैं। जब हमारी खून की जांच होती है तो उसमें मलेरिया के परजीवी पाए जाते हैं, तो उसके बाद हम मलेरिया की दवा लेते हैं और मलेरिया रोग ठीक होता है। लेकिन आज ये बहुत आसान है, पहले ये आसान नहीं था। मलेरिया से भी बहुत लोग मर जाते थे। ठीक है, ये बात हम सन 1900 के आसपास की बता रहे हैं आपको। उस समय मलेरिया से भी बहुत लोग मरते थे। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, इस कैसे फैलता है, ये क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिएगा मलेरिया और लिखिएगा मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है परजीवी होता है जो शरीर के अंदर रहता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 करिएगा। प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है और जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती हैं तो ये रक्त के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 करिएगा। मलेरिया रोग में सिंकोना पेड़ की छाल, सिंकोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल को निकाल कर जो है उसकी दवा बनाई जाती है। तो यहाँ लिखेगा मलेरिया के लिए सिंकोना पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। सिंकोना से कुनैन प्राप्त होता है, कुनैन नामक एक दवा प्राप्त होती है, कुनैन। इसके साथ साथ मलेरिया में कुछ अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथिक दवाएं भी चलाई जाती हैं, जैसा कि पेलुड्रीन, क्लोरोविक्विन, क्लोरोविक्विन इत्यादि दवाएं। ये दवाएं भी दी जाती हैं इंसानों को। अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, मलेरिया की जांच रक्त से की जाती है, रक्त जांच से की जाती है और यह रक्त जांच माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है। अगर आपके रक्त में मलेरिया परजीवी हैं तो स्लाइड पर जैसे ही खून रखते हैं उस खून क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो एक शंका तो वही हो जाती है कि हो सकता है इसमें जो है जीवाणु हो, और जब इसको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें ये दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये जो चेक करते हैं खून को, वे बता देते हैं कि आपके शरीर में मलेरिया के परजीवी हैं कि नहीं हैं, यानी प्लाज्मोडियम परजीवी हैं कि नहीं। ठीक है, अब मलेरिया के बाद हम लोग बात करेंगे डेंगू की। डेंगू रोग भी एक खतरनाक रोग है। डेंगू रोग में क्या होता है कि रक्त कणिकाएं में जो रक्त बिंबाणु होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स,
ठीक, हमारे रक्त में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं, ये प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है, डेंगू में, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डेंगू रोग जो है वह वायरस के कारण होता है, और इस वायरस का जो परजीवी मच्छर होते हैं उनके नाम है इजिप्टी, लिख देते हैं आपके लिए परजीवी मच्छरों के नाम, एडिस इजिप्टी, दूसरा इंडिस एल्बो पिकेटस, और तीसरा क्विलेकस फर्टिंगस। ये बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 मच्छर होते हैं, ठीक, ये तीनों मच्छर डेंगू के वायरस को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं, ठीक है, और इस तरह से डेंगू के वायरस मनुष्य के शरीर में जाते हैं और रोग होता है। इसमें बहुत तेज बुखार होगा, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, अकड़न होती है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू को, ठीक है। बात करें अगर हम चिकनगुनिया भी मच्छरों काटने से होता है, यह भी एक प्रकार का वायरस रोग है, और ये वायरस भी इन्हीं 3 मच्छरों के द्वारा फैलता है, इन्हीं 3 जो अभी आप नाम लिखे हैं, इन्हीं 3 मच्छरों के द्वारा जो है ये वायरस भी शरीर में प्रवेश करता है। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया होगा, क्या डेंगू और चिकनगुनिया एक ही है? नहीं जी, डेंगू अलग है, चिकनगुनिया अलग है। डेंगू का वायरस अलग होता है और चिकनगुनिया का वायरस अलग होता है, लेकिन दोनों का वाहक यही मच्छर होते हैं। इन्हीं मच्छरों के वजह से जो है डेंगू जाता है और चिकनगुनिया के वायरस आपके शरीर में जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है, और एक मच्छर आदमी को कितना बीमार बना देता है, आप जानते ही हैं। मच्छर की वजह से ही ये तीनों रोग हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है। तो इनसे हमें बचना चाहिए, मच्छरों से हमें बचना चाहिए। अब मच्छरों से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो यहाँ से एक पॉइंट बनाइए, लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के उपाय। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के प्रभाव, ठीक है, यह उपाय। नंबर 1, आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें और गड्ढों को भर दें। अगर आपके अगल बगल कोई आसपास पानी जमा हो रहा है तो पानी को जमा मत होने दें, और अगर कोई गड्ढा में ही है वहाँ पानी जाएगा तो उस गड्ढे को भी आप भर दें। पॉइंट नंबर 2, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। जो पानी का बर्तन होता है, टंकी होती है, कूलर होता है, प्रायः कूलर और टंकी में पानी कई दिनों का रह जाता है, तो जो खुला पानी जिसमें ये लार्वा मच्छर के जा सकते हैं, ऐसे पानियों को बदल देना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी जो होती है वो लगाकर सोना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको मच्छर ना काटे। नंबर 4, गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। जो गड्ढा है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर मिट्टी का तेल क्यों छिड़कते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी का तेल जब पानी के ऊपर जाता है तो ये पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और जब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो इस पर तैरने वाला लार्वा वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, और पानी के अंदर वे डूब जाते हैं, इस तरह से वे नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, और अधिक मात्रा में मच्छर नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी का तेल जो है छिड़का जाता है। अगर बात चली है मच्छर की, तो यहाँ बात उठा लेते हैं हम लोग मक्खियों की भी। मक्खियाँ भी, यानी घर की जो मक्खियाँ आप देखते होंगे उड़ती हुई,
ये मक्खियाँ भी बहुत सारे रोगों को लाती हैं बाहर से, और ये रोगों को आपके भोज्य पदार्थों पर ये छोड़ती हैं, रोगाणुओं को जो आप खाते हैं उनके माध्यम से ये आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं, और इस तरह से आपका शरीर रोगी हो जाता है और अस्वस्थ हो जाता है। तो मक्खियों से भी बचना चाहिए, ठीक है। मक्खियों से हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, पीलिया इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। ये बहुत से रोगों का वाहक भी होती है, जैसे सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग होता है, ठीक है। हमेशा लगेगा कि नींद लग रही है, आलस सा रहेगा, निद्रा रोग, यह सीसी मक्खी के काटने से होती है। एक बालू मक्खी होती है, बालू मक्खी के काटने से काला जार होता है, बालू मक्खी के काटने से काला जार होता है। यह भी एक तरह का जो है रोग है, ये मक्खियों के द्वारा फैलते रहते हैं। हालांकि इस पाठ में मक्खियों के बारे में नहीं दिया था, लेकिन हम अपने तरफ से इसको बताए हैं ताकि अगर दे तो आप इसका आंसर कर सकें। इसी पाठ में एक टॉपिक आएगा मच्छर के पेट की कहानी, ठीक है। मच्छर के पेट की कहानी हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि आज से 100 साल पहले, यानी 100 से भी ज़्यादा, 110 साल लगभग पहले, 1905 के आसपास, ठीक है, मलेरिया रोग भी घातक रोग था, इससे बहुत लोग मरते थे। तो यहाँ पर एक कहानी दिया हुआ है, मच्छर के पेट की कहानी। उस कहानी के कुछ सारांश आपको हम बता देते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको नोट करवा दे रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक। पहला पॉइंट इसमें है, लिखिएगा, आज से लगभग 100 साल पहले रोनाल्ड रोस जो है, रोनाल्ड रोस, ठीक है, रोनाल्ड रोस ने ये पता लगाया था मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने ये पता लगाया था कि मलेरिया जो रोग होता है वो मच्छरों से फैलता है, यानी मच्छरों के काटने से होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदली वाले इलाकों में पाई जाती थी, ठीक है। यह जो बीमारी थी यानी मलेरिया बीमारी अधिकतर वहाँ पर होती थी जहाँ पर बारिश होता था। अरे बारिश होगा तो गड्ढों में पानी भरेंगे तो लार्वा उत्पन्न होंगे, और दलदली भूमियों में ये इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा तक होती थी। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 2002 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। रोनाल्ड रोस को 1902 में इस खोज के लिए, यानी मच्छरों के परजीवी की खोज के लिए, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और 1905 में रोनाल्ड रोस की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी यहाँ से आपके प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि किताब में बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको वही बताया है। अब बात करते हैं एनीमिया यानी रक्त क्षीणता, रक्त अल्पता इसे कह सकते हैं, रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता या खून की कमी अर्थात एनीमिया। एनीमिया क्या है? तो जब शरीर में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, रक्त में आयरन की कमी होती है, आयरन यानी लौ की कमी होती है, तो एनीमिया होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। अच्छा, अब हम अपने शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए, आयरन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न दे देता है। तो लिखिएगा, एनीमिया में गुड़ जो गन्ने के रस से बनता है, गुड़, ठीक है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक खाना चाहिए, और इसमें ज़्यादा आयरन होता है, इसलिए इसको खाना चाहिए।
एक सामान्य रेंज वाली महिला में 12 से 16 ग्राम पर DL, ठीक है, जो है वह रक्त में ये होना चाहिए। यानी जो सामान्य महिला है उसमें 12 से 16 पॉइंट तक जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, ऐसे समझिए इसको। तो पार्ट 8 में ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत ही यहाँ से प्रश्न देता रहता है। आप देखिएगा जब सीटेट का पेपर उठाइएगा, जिन प्रश्नों को हम बताए हैं वहाँ से प्रश्न उठाए हैं। अगर हमारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ 9। पाठ 9 का नाम पहले लिख देते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम इसके बारे में आते हैं। पाठ 9, ठीक है। और पाठ 9 जो है वह है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ऊपर चढ़ो, ठीक है। डायरी है और डायरी का नाम है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये इस पाठ में मुख्यतः बेचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। बेचेंद्री पाल वह महिला थी, भारत की पहली वह महिला थी जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और फतेह हासिल की। तो ये यहाँ से बेचेंद्री पाल के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन मेन पॉइंटों को हम लोग आइए देखते हैं इस पाठ में। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा पर्वतारोहण, ठीक है। इसमें हेडिंग दीजिएगा पर्वतारोहण या पर्वतारोहण अर्थात माउंटेनियरिंग। ठीक है। माउंटेनियरिंग क्या है? तो पहाड़ों पर चढ़ना ही माउंटेनियरिंग है। पहाड़ों पर चढ़ना ही माउंटेनियरिंग है, पर्वतारोहण है। नंबर 2, चट्टानों को जमीन मानकर पहाड़ों पर चढ़ना और फिर वापस नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। यानी पहाड़ों पर चढ़ना और फिर चढ़ कर उतरना, इस क्रिया को हम लोग पर्वतारोहण भाषा में यानी माउंटेनियरिंग लैंग्वेज में रैपलिंग कहते हैं, ठीक है। बेचेंद्री पाल, अगला पॉइंट लिखिएगा, बेचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला थी। बेचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार यानी विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक। अगला पॉइंट, बेचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 यानी 8900 मीटर, यार ये हिंदी में 89 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको समझिए 8900 मीटर। किताब में देखिए 8900 मीटर दिया है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, 8850। लेकिन आपकी जो NCERT किताब है उसमें ये इसी तरह से लिखा था, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली नाम सागरमाथा कहा जाता है, पर कदम रखा और करीब 43 मिनट तक वहाँ रही और भारत का झंडा फहराई, ठीक है। तो बेचेंद्री पाल जो है, बेचेंद्री पाल भारत की पहली और ये विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर इसने कदम रखा। इसने 23 मई 1984 को जो है एवरेस्ट पर अपना कदम रखा, चोटी पर,
और वहाँ पर 43 मिनट तक वो वहाँ पर रही और भारत का झंडा भी लहराई। सागर माथा इसे नेपाली भाषा में कहते हैं, किसको? एवरेस्ट को। एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा नेपाली भाषा में कहा जाता है। और एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर एक्चुअल है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी किताब में 8900 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ प्रश्न और बन सकते हैं। वो क्या बन सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए आप। पहला पॉइंट इसमें, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी वास्तविक ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। दूसरा पॉइंट, माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है जो नेपाल में पड़ता है। जो माउंट एवरेस्ट वाला भाग है, जो माउंट एवरेस्ट पूरा है, वह भारत में नहीं है, वो कहाँ है? वो नेपाल में है। हिमालय जो है भारत, तिब्बत और नेपाल सभी जगह है, तीनों को मिलाकर है, तीनों देशों को लेकर है। ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट वाला भाग है वो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, यानी गाडविन ऑस्टिन। लेकिन ये गाडविन ऑस्टिन कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है। तो भारत की अगर ऐसे पूछे प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गाडविन ऑस्टिन है। और कहाँ है? POK में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अगर प्रश्न ऐसे रहे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। ठीक है, वो कौन सी है? कंचनजंगा। तो ये पार्ट 9 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब पार्ट 10 की मैं बात करूँगा। ठीक, मैंने आज कहा था कि आपको पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 तक ले चलूँगा। तो पार्ट 10 में है बोलती इमारतें। चैप्टर का नाम है बोलती इमारतें। बोलती इमारतें। ठीक है। और इस पार्ट में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका गोलकुंडा का किला। नाम तो भी आप लोगों में सुना होगा, गोलकुंडा का किला। तो इस चैप्टर में गोलकुंडा का किले के बारे में दिया गया और यहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि गोलकुंडा का जो किला है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के पास है। हैदराबाद और तेलंगाना दोनों की राजधानी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है। वहाँ पर जो है गोलकुंडा का किला स्थित है। गोलकुंडा किला का निर्माण कातकीय वंशज राजा, कातकीय वंश वहाँ था, कातकीय वंशज राजा ने कराया था। इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। कुली कुतुब शाह। ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। कुली कुतुब शाह साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा 17वीं शताब्दी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में यह 4 मीनार व हुसैन सागर झील अवस्थित में है। तो ये क्या बोला कि जो कुतुब शाह साम्राज्य था, ठीक है, कुली कुतुब शाह जो साम्राज्य था वो 17वीं शताब्दी में हीरे का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के जो हीरे थे विश्व में भी विख्यात थे और बाहर के व्यापारी भी जो है ये कातकीय वंश के में आते थे और यहाँ पहुँचते थे, गोलकुंडा में हीरों का व्यापार करते थे। आज ये जो गोलकुंडा का जो स्थान ये है, ये वर्तमान में 4 मीनार और हुसैन सागर झील के पास अवस्थित है। इस इमारत के मरम्मत का श्रेय प्रताप रुद्र को प्राप्त है। यानी इस इमारत गोलकुंडे का जो इमारत बना, किला बना, ठीक है, इनमें जो इमारतें हैं उनके पुनर्धान मैंने फिर से अच्छे से ढंग से बनाने का श्रेय जो है वो प्रताप रुद्र को जाता है। और एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा, इस किले के बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ठीक है, खंबे हैं, बुर्ज हैं, ऐसे आप इसको नोट करिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पार्ट 10 तक। ठीक, पार्ट 10 तक मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिया है आपको। आपका
अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य फ्रेंडों को भी आप इसको शेयर करिए, ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है तो फिर जो है हम आपको नए नए वीडियो बनाने के लिए सोचते रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे पूरा वॉच टाइम मिलेगा, ठीक है। नहीं तो सिर्फ लाइक करने से नहीं होता है, देखना भी चाहिए और देखेंगे तभी इसको समझेंगे इस चैप्टर को, ओके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, मज़े से रहें। धन्यवाद।